नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब टुडे। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इनसाइट्स विद विशाल सूद एंड वेलकम विशाल सूद। थैंक यू ईश्वर जी। रशिया एंड यूक्रेन, द इशू इज़ हॉट, द वॉर कीप्स एस्केलेटिंग एंड इसकी जो इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस हैं वो डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी है। हम करते भी रहे हैं, उसकी और डिटेल में आज सारे पहलुओं की चर्चा करें बिकॉज जियोपॉलिटिकल चेंजेस बहुत हो रहे हैं। इंडिया के लिए बहुत इंपैक्ट होने वाला है, चाइना मेजर प्लेयर बनता जा रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद चाइना सर। पहले तो अलॉन्ग विद इंडिया चाइना ने एब्सटेन किया था वोटिंग से। नाउ इट हैज टोल्ड द ईयू एंड द यूएस कि हम इकोनॉमिक सैंक्शंस नहीं लगाएंगे रशिया पर। इंप्लीकेशंस क्या देख रहे हो इसकी? देखो, इम्प्लीकेशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव, पहले तो मेरे को ये लगता है कि अगर मैं चाइना के पर्सपेक्टिव से इसको देखूं, चाइना वाज आल्सो नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड अबाउट दैट समथिंग लाइक दिस विल हैपन। चाइना वाज आल्सो टेकन अबैक एंड दे हैव बीन क्लोज टू रशिया, हम सब ये लोग जानते हैं, and they are naturally comfortable with the regime like that of Putin. Definitely. Russian, which is not a democratic regime, which is more authoritarian, because it justifies their own regime, and it justifies that thought process that even without election you can lift people out of poverty and you can grow a nation. तो ये justification उनकी बनती है जब इस तरह के regime are stronger around them. So in that way they are kind of natural allies. अब चाइना का मेन गोल ये हो गया है, अब नाउ इन लास्ट 4-5 days दे हैव टेकन दे हैव अंडरस्टूड द सिचुएशन एंड नाउ दे आर टेकिंग मोर एंड मोर कंट्रोल। वो अब अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से प्ले कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही या कल की बात है, यूक्रेन फॉरेन मिनिस्टर कॉल्ड अप चाइनाज फॉरेन मिनिस्टर एंड दे हैड अ डिस्कशन एंड दे वांटेड चाइना टू मीडिएट। अब चाइना के 2-3 स्ट्रेटेजिक गोल पूरे हो रहे हैं इसमें। एक, इट इज सीन एज अ पावरफुल एंटिटी विच कैन मीडिएट इन सच पावरफुल। आज से इससे पहले जो भी बड़े इश्यूज आए थे चाइना का, उसमें कोई रोल नहीं रहता था। अब आज उनका एक रोल बनता जा रहा है। उनकी सपोर्ट रशिया के लिए इंपॉर्टेंट है। उनकी सपोर्ट एक तो इन द यूएन इन टर्म्स ऑफ जस्टिफिकेशन ऑफ देयर अटैक्स, जो हम भी समझते हैं और हम डिस्कस करते आए हैं कि वी शुड नॉट ब्लाइंडली फॉलो व्हाट वेस्टर्न मीडिया इज सेइंग। कुछ चीज़ें सही होती हैं, कुछ चीज़ें गलत होती हैं। सो ये चाइना ने भी बोला और आई थिंक आई एग्री ऑन दैट पार्ट कि किसी एक देश की सिक्योरिटी दूसरे देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा नहीं बनना चाहिए। और ये व्यू होना चाहिए कि भाई ब्लॉक्स के थ्रू वी कैन नॉट क्रिएट, विच हैज़ बीन अ ट्रेडिशनल वे, रशियन ब्लॉक एंड दैट काइंड ऑफ यूएस ब्लॉक। इस तरह के ब्लॉक्स से अगर हम करेंगे, इट विल क्रिएट वॉर, आर्म्स रेस, इट विल क्रिएट लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, इट विल पुट वर्ल्ड एट द रिस्क। इन ब्लॉक्स बनने से यूनाइटेड नेशन का भी रोल डिमिनिश होता है। तो आइडली फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव we should not have such blocks even like NATO, और उनकी unnecessary expansionism नहीं होनी चाहिए। चाइना का मेजर गोल ये है, चाइना रशिया को सपोर्ट करेगा एज लॉन्ग एज रशिया अंडरस्टैंड्स कि वो इस रिलेशन में जूनियर पार्टनर है। सो दे विल नॉट लाइक रशिया टू बी अ मेजर पावर, दे विल देमसेल्फ लाइक टू बी द मेजर पावर नाउ एंड दे आर बिकमिंग। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ जीडीपी की बात करूं, दे आर 9 times, at least 9-10 times bigger than Russia, which is a huge difference. अगर मैं militarily power की बात करूं, Russia might be ahead, but only slightly so. So that way, और economic power matters a lot. So that way, China is becoming a senior partner in this association. हालांकि वो proclaim कर रहे हैं कि groups नहीं होने चाहिए, but they are forming their own orbit around them. वो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनते जा रहे हैं और अपने आसपास अपने सिमिलर से माइंडसेट वाले नेशंस को अपने आसपास इकट्ठा करते जा रहे हैं और यूएस को वो अपना मेजर कंपटीशन मानते हैं। सो व्हेनेवर दे सी एन अपॉर्चुनिटी वेयर वेस्टर्न सैंक्शंस हैव बीन इन्वॉल्व्ड, वो अपने इकोनॉमिक पावर से उन देशों को स्क्वीज करते हैं, उनके ऊपर इन्फ्लुएंस बनाते हैं और धीरे धीरे उस सिचुएशन का एडवांटेज लेके अपने आप को ग्लोबली और इन्फ्लुएंशियल करते जा रहे हैं। एंड सेम थिंग दे आर डूइंग ओवर हियर ऑल्सो। आज अगर यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर को भी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर को फोन करना पड़ा, बिकॉज दे इनिशिएटेड द कॉल, और उनको लगता है चाइना इज द ट्रू पावर। अब ये कॉल क्यों गई होगी? इंटरनली देखो, ज़्यादातर लोग देशभक्त होते हैं, अपने देश के बारे में सोचते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन और स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर। उनको ये तो समझ आ गया होगा कि वेस्टर्न कंट्रीज ने हमें फंसा दिया, कितने मीम्स भी बने हैं। दे हैव पुट देम इन जेपर्डी, रियल जेपर्डी, देयर लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन बनी हुई है एंड इट इज़ अ वेरी ग्रिम सिचुएशन। यहाँ पे सिर्फ आप रशिया पे सैंक्शंस लगा के उनको सपोर्ट नहीं कर सकते। और शायद उनको ये भी समझ आता जा रहा है कि यूएस का कोई इरादा नहीं है इस वॉर को डी एस्केलेट करने का। सो चाइना कुड बी अनदर पावर जिसकी बात रशिया भी सुनेगा और रशिया को ये लगेगा कि ये हमारे तरीके से मीडिएट करवाएंगे।
बिकॉज दे हैव सपोर्टेड देम, और उन्होंने ये भी बोला है कि रशिया की सिक्योरिटी का थ्रेट यूक्रेन को नहीं बनना चाहिए, तो वो यूक्रेन को वो भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि भाई यू कैन नॉट बी पार्ट ऑफ अ ब्लॉक विच पुट्स रशिया एट रिस्क। कोई भी टॉलरेट नहीं करेगा, राइट। सो रशिया के लिए देखो, कोई भी देश की सिक्योरिटी की बहुत लंबी लंबी व्यूज बनते हैं। इफ यू लुक एट द मैप ऑफ रशिया, इफ टिल यूक्रेन नेटो फोर्सेस कम, हमने लास्ट टाइम एक बार बात भी की थी कि भाई रेजिस्टेंस क्यों मिल रही है छोटे एरिया में, वहाँ पे छोटी फोर्सेस की भी पावर बढ़ जाती है। जितने खुले एरिया होते हैं उनको डिफेंड करना मुश्किल होता है। अगर नेटो फोर्सेस यूक्रेन तक आती हैं तो एक बहुत बड़ा एरिया, रफली 3000 किलोमीटर का एरिया रशिया का यूएस के लिए खुल जाता है। कल को फ्यूचर में अगर कोई वॉर होती है, सो इट विल बी हार्ड टू डिफेंड। Within roughly 300 kilometers, Volgograd, which was earlier called Stalingrad, जहाँ पे World War II भी हुई थी, it was a major, क्योंकि वहाँ से उनकी सारी पाइपलाइंस जाती हैं, ऑयल की सप्लाई पूरे रशिया को कट सकती है थ्रू कैस्पियन सी जो आती है, क्योंकि दे टेक ऑयल आउट ऑफ कैस्पियन सी, सो इट बिकम्स अ ह्यूज रिस्क। सो कंट्रीज हैव टू थिंक दैट फार इन द फ्यूचर। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट, एंड इफ रशिया इज एन अलाई of Ukraine or Ukraine is ally of Russia, then what happens? A very small part of the border is open towards Western Europe, which has been traditionally against Russia, at least in the last 70 years, since they have followed toward the line of USA. तो हम बात कर रहे थे कीव में आके रेजिस्टेंस क्यों बढ़ गई, क्योंकि जब छोटे एरिया को करना होता है, जब ऐसे नैरो डाउन होकर छोटे एरिया को डिफेंस करना होता है, उसको डिफेंड करना छोटी आर्मी के लिए आसान हो जाता है। तो इस तरह से वो पूरे वेस्टर्न अटैक का फ्यूचर में उसको निगेट कर देते हैं। सो दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट फॉर रशिया यूक्रेन इज एन अलाई और रशिया फ्रेंडली गवर्नमेंट इज देयर। सो इन सब चीज़ों को चाइना उनके साथ सहानुभूति रखता है, एंड इट विल ट्राई, एंड इट कैन कम अक्रॉस एज अ बैलेंस्ड पावर। सो फ्यूचर में क्या होगा, रशिया की डिपेंडेंसी चाइना पे बढ़ेगी। Russia is a country which could be, which is okay with doing lot of, activities which China would want them to do. So they can, if China becomes a senior player in this partnership, वो रशिया को कभी भी इंस्टिगेट कर सकता है कि अगर यूएस उनके इंटरेस्ट को हर्ट करता है तो कैसे हैंडल करना है। तो इट एक्सेलरेट्स चाइना का जो ड्रीम है टू बिकम द वर्ल्ड सुपर पावर एंड द मोस्ट पावरफुल कंट्री, उसको ये सिचुएशन एक्सेलरेट कर रही है। ट्रू, आई एग्री, बट आई वांट टू आस्क कि is this the only reason, or is China trying to create kind of a base because they want to do something similar in Taiwan? They've been issuing statements, ऐसी statements देते रहे हैं कि we are one China, Taiwan हमारा ही है, and airspace उनकी violate करते रहे। Are they creating a base? Can we see a similar situation arising in Taiwan? In fact, this is counter to what they would have. Ukraine is seen as an independent nation. Now Russia has recognized two independent countries out of it. In fact, शायद आप जानते होंगे कि क्रीमिया को भी चाइना ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था, बिकॉज इट बिलीव्स नेशन शुड नॉट बी ब्रोकन, और जो हिस्टोरिकल चाइना पर्सपेक्टिव है वो रहना चाहिए। इस मामले में दिस थिंग इज काउंटर इंट्यूटिव। दे विल नॉट लाइक यूक्रेन टू बी ब्रोकन, सो दे माइट टेल ओके वी विल कम टुगेदर, यूक्रेन को एक बार दोबारा से यूनाइट किया जाए, रशिया की फोर्सेस को वहां पे स्पेस दी जाए, या चाइनीज, यू नेवर नो, चाइना माइट से दैट वी विल हैंडल दिस पार्ट, ताकि अगर आपका रशिया पे भरोसा नहीं है तो लेट अस कम इन एंड वी आर प्रो रशिया। और इस तरह से वो अपने आप को बहुत एक, अगर वो इस गेम को मैनिपुलेट करते हैं, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। उनकी फॉरेन डिप्लोमेसी हमेशा से दे हैव डन इट वेरी स्मार्टली, और उन्होंने दूसरों के इंटरनल मैटर्स में दखलंदाजी नहीं की है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को पोजीशन करना है कि ताइवान इज इंटरनल, सो यूएसए शुड नॉट बी पार्ट ऑफ इट। तो उस मामले में ये बात काउंटर इंट्यूटिव जाएगी, and that would be my answer to it, or my view about it. And because we are talking about कि Russia already front foot पे है, no doubt, China is building itself, especially economically, बहुत nations को इस तरह control कर रहा है, बहुत nations के debt में है, but in a world जो हमने अब तक देखा है कि USA is that big superpower, in a world where Russia, China, one of them or both of them become that power जो अभी US है, how does the world change? Look, it could become risky, or it could become a safer place or better place, I don't know. But if you look at the countries like Russia, if you look at countries like China, they don't believe in democracy. They are authoritarian countries. So it can give rise to authoritarian regimes all over the world. देखो 1970s में communists were getting more hold, and statements were made at the end of the day. रशिया के प्रेसिडेंट ने बोला था उस टाइम पे, कौन थे, कि हम कैपिटलिज्म को दफना देंगे और इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को दफना देंगे।
बट अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स उनके नंबर बढ़ रहे थे. बट दैट न्यूक्लियर थ्रेट, जब नेटो ने थ्रेट किया कि अगर कहीं पे भी अटैक हुआ हमने तो बम चला देने हैं, कोई जिंदा वापस नहीं निकलेगा, ये उन्होंने थ्रेट दिया, उसने चीज़ों को इक्वलाइज किया. सो न्यूक्लियर पावर ऑल्दो रिस्की इज अ ह्यूज डेटरेंट ऑल्सो फॉर एक्सपेंशन इन एनी डायरेक्शन. मल्टीपोलर वर्ल्ड तो बनेगा ही. मेरे को लगता है हमें इस वक्त, हम रशिया, चाइना ऑलरेडी दे आर इन सर्टन वेज, एक मिलिटरीली बहुत स्ट्रांग है, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है. मैं कई बार ये सोचता हूँ कि मैं इंडिया जैसा देश अगर एक सुपर पावर बनता है, इट इज़ बेस्ट फॉर द वर्ल्ड. वी बिलीव इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, वी बिलीव इन ग्रोथ ऑफ एवरीवन. वी आर नॉट, वी डोंट हैव दैट इंपीरियलिस्टिक माइंडसेट जो हमेशा से यूरोपियन कंट्रीज का रहा है और चाइना का भी रहा है, राइट. सो दैट इज़ वेरी क्लियरली विजिबल इन देयर एक्शंस. और वो जो अपने आसपास की स्टेट से जो भी लड़ाइयाँ चाइना कर रहा है, तो मेरे को लगता है कि इस टाइम पे इंडिया को ये सोचना चाहिए कि एंड इट डजंट हैपन ओवरनाइट. सो हमारी एक 25 साल की विजन होनी चाहिए, वेयर वी वुड बी, how we will expand, what kind of research we will do, what are the areas we will identify that will make us the superpower of tomorrow. But अगर आपके क्वेश्चन पे वापस आते हुए थोड़ा सा, कि अगर रशिया और चाइना इकट्ठे होके they become a more powerful influencer over the world, it will be bad for democracy, right? और इसमें फिर हमारा एक एडवांटेज है. आप मेरे को बताइए दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जब चाइना और रशिया इकट्ठे हों, यूएसए को किसका साथ लेना पड़ेगा टू काउंटर दैट पावर? One of them is India. Only country is India. No one else stands that, power, that economic strength, that military power also. We will become that counterbalance. It can benefit India. But to take those kind of advantages, we have to build our own capabilities. We can't rely on any other countries. We could be dished anytime. But this is what I wanted to ask next, कि let's only stay अभी यहाँ पर जो इंडिया की current situation है. If in the 25 years it improves, that is very good for us. But it will definitely improve, and it is improving also. Yes, yeah. But right now, end of this war, if it is a world जो रशिया एंड चाइना कंट्रोल कर रहे हैं, don't you think India जो उस पोजीशन में इससे पहले था उससे मुश्किल में आने वाला है? No, I just told you that basically US will rely more on India to be the counterweight for that group, because it will become a very powerful group, even difficult for USA to handle alone. Suddenly Quad will become more important, and role of India in that Quad will become more because right now of course Europe is important for USA, पर उनके लिए इंडो पैसिफिक रीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से बहुत ट्रेड रूट्स जाते हैं. और चाइना का इन्फ्लुएंस अगर वहाँ पे बढ़ा, क्योंकि चाइना सिर्फ मिलिट्री पावर नहीं बन रही है, चाइना इकोनॉमिक पावर हाउस बन चुका हुआ है. उनका और यूएसए के अब जीडीपी में रफली $6 ट्रिलियन का ही डिफरेंस रह गया है. 1995 में भी अगर आपको याद होगा, चाइना ने ताइवान को कैप्चर करने के लिए या उनको बोला था कि यू बी बिकम पार्ट ऑफ, जो उनकी हमेशा से स्टेटमेंट रही है. और अगर आप उनका लॉ भी पढ़ें, उनका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, it has mentioned Taiwan specifically, that Taiwan is part of China. We will take all diplomatic measures, and if diplomatic measures fail, it is mandatory for that government to take non-diplomatic actions. So what it means is, अब इतने सालों से 70 साल हो गए हैं, वो टाइम तो एक फ्रेम आता ही जा रहा है, प्रेशर उन पे भी है कि it has to be integrated because it is a clear-cut stated goal of the Communist Party. So in 1995, as I said, what happened, because this is going to become part of their, it is part of their mandate constitution that they have to take on Taiwan at some point of time. और internal opposition जो होती है politicians की, वो भी pressurize करती है. So in 1995 also they threatened Taiwan in one of their because their borders are just 130 kilometers apart. So they showed some firepower, but immediately US those warships they came over there, and Russia stopped its action. अब पिछले कुछ टाइम से आपने देखा होगा, since October 2021 every day this Taiwan की airspace, this Chinese airplanes they are violating the Taiwanese airspace. And again US threatened and sent its ships, but what happened? China basically accelerated that thing. It amplified that thing. So the China of today is not the China of 1995. In last 25 years they have really gained edge over certain technologies में उन्होंने अपनी edge बना ली है और अपनी military power को बहुत increase कर दिया है. तो USA के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है जब दो ऐसे मेजर पावर्स नेचुरली यूनाइट कर रही हैं. इस वक्त ओनली काउंटरवेट अवेलेबल फॉर देम इज नॉट जर्मनी, इज नॉट यूके, इट इज ओनली इंडिया. So how we play it will become important. We should not rely
यूएस हमेशा कोशिश करेगा कि हम उन पे रिलायंस रहे ताकि उनकी फॉरेन पॉलिसी चलाएं, बट इंडिया ने भी अच्छा ही किया है. दे हैव नॉट टो द लाइन ऑफ यूएस ऑल्दो इट इज बीइंग क्वेश्चन, एंड दे आर ऑल्सो मैनेजिंग देयर फॉरेन पॉलिसी वेरी वेरी वेल. तो ये किसी भी पावरफुल कंट्री की यही खास बात होती है, दे आर इंडिपेंडेंट, दे हैव देयर सॉवरेनिटी इंटैक्ट, एंड देयर फॉरेन पॉलिसी इज नॉट अ डेरिवेटिव ऑफ सम अदर कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी. तो ये एक एडवांटेज इंडिया को मिलता रहेगा जैसे ही हम और इकोनॉमिकली स्ट्रांग, आत्मनिर्भर बनते जाएंगे. बट फाइनल क्वेश्चन, इस तरह का अगर चाइना स्ट्रांग होता गया तो इंडिया चाइना रिलेशंस को भी बहुत डेलिकेटली हैंडल करना होगा. इस टाइम जो चल रहा है बॉर्डर पे, दैट इज वरीसम. Look, because of internal compulsions, right, and especially sometimes, China would not like to see a powerful India. Yes, definitely. जब चाइना जैसे देश को लगता है इंडिया इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, इट इज बिल्डिंग दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, दे विल ट्राई टू डीरेल द प्रोसेस, दे विल ट्राई टू डिसक्रेडिट द गवर्नमेंट, क्योंकि उनको पता है दे प्ले माइंड गेम्स वेरी वेल. वो इंडिया में ऐसी न्यूज स्टोरीज प्लांट करवाते हैं कि एज इफ समथिंग हॉरिबल इज गोइंग ऑन, एंड इट बेसिकली सडनली गवर्नमेंट इज क्वेश्चनड ऑन, इट गेट्स टू द डिफेंसिव. तो चाइना तो कभी नहीं चाहेगा इंडिया स्ट्रांग बने, पर इंडिया को स्ट्रांग होना ही पड़ेगा और ये सारी रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेंगी. सो वट एवर माइट हैपन ऑन द बॉर्डर, it should not be the reason not to get more powerful. It should not be the reason to question, development of infrastructure or anything, and it is not a foreign policy failure. It is simply China knows that, we have to slow this process as much as possible. And how हमारी national will क्या है, ये उस पर डिपेंड करेगा कि हम कितनी जल्दी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं. और इस वक्त ट्रेड आपस में पूरी दुनिया का इतना लिंक्ड है, फॉर्चुनेटली इकोनॉमिक टाइज विल प्रिवेल, राइट. इकोनॉमिक डिपेंडेंसीज हैं एक दूसरे पे, मैं कहता हूँ ये बढ़ती रहें. और हाँ, ऑफ कोर्स नॉट इन द स्ट्रेटेजिक एरियाज, पर नॉन स्ट्रेटेजिक एरियाज में आप रिलेशन और बढ़ाओ और डीप करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते रहो. इस वक्त चाइनीज गवर्नमेंट इज़ वेरी एग्रेसिव बिकॉज ऑफ इट्स इंटरनल पॉलिटिक्स. तो आसपास में वो मसल फ्लेक्स कर रहे हैं क्योंकि उनको सुपर पावर बनने का शौक चढ़ा हुआ है. तो इस टाइम पे तो वो सबसे पंगे ले रहे हैं. इट इज़ हैपनिंग विद फिलीपींस, इट इज़ हैपनिंग विद इंडोनेशिया, इट इज़ हैपनिंग विद ताइवान. तो बेसिकली this will keep on happening for next few years, and Xi Jinping wants to establish himself as the greatest leader of China. तो कई बार कुछ लीडर्स की, जैसे हमने बोला था, ईगो का कुछ कोलेटरल डैमेज भी होगा. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अब हम वी शुड लुक वेरी वेरी स्ट्रेटेजिकली, बिकॉज जब आपके नेबरहुड में इतनी पावरफुल एंटिटीज बननी शुरू हो जाएं तो ये आपके लिए कई बार यू हैव नो ऑप्शन बट टू गेट पावरफुल. डेफिनेटली ट्रू. सो देर इज़ एन अपॉर्चुनिटी, पर इंडिया को बहुत सावधान भी रहना पड़ेगा इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए. एंड वन थिंग डजंट चेंज, इंडिया हैज़ टू कीप ग्रोइंग एट ऑल कॉस्ट इफ़ इट वांट्स टू बी अ बिगर पावर देन इट ऑलरेडी इज़ इन द वर्ल्ड. एंड एज आई ऑलवेज क्लोज दिस शो, लेट्स प्रे फॉर पीस. जल्दी से जल्दी ये युद्ध, whatever you want to call it, जल्दी ख़त्म हो and we get peace in the world. Thank you for watching Insights with Vishal Sood, and thank you, sir. Most welcome.